अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा। ये वाला कंडीशन, ये वाला सिचुएशन, ये वाला रिजल्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे बहुत बार, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज जो इसके बारे में, फ्यूचर ग्रुप के बारे में, और उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ और उसके साथ जो भी उसका जो विजन था उसमें क्या दिक्कतें हुआ और डेट कैसे इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसमें कौन सा ऑपरेशन में दिक्कत हुआ और कौन सा टाइम पे वो फेल किया और भी कौन सा फेज में जा रहा है, और रिलायंस के साथ मर्ज होने के बाद क्या हालत होने वाला है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल भी एक बार देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या उसका जो चार्ट पैटर्न है, शेयर पैटर्न है, और क्योंकि अभी चार्ट कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा बिकॉज ये स्टॉक न्यूज में है। और न्यूज में होने के बावजूद हम लोग एक बार वॉल्यूम में चेक करेंगे, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहा है, सो दैट हम लोग का जो भी डिसीजन होगा वो अच्छे से क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएगा। करेक्ट। तो ये वाला वीडियो आखिर तक देखिएगा सो दैट आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों साथ में एक साथ आपको इम्पैक्ट दे सके, आपका इन्वेस्टमेंट में, आपका पोर्टफोलियो में अच्छे से मुनाफा दे सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइट में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस मार्केट का जो डील है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे आगे क्या होगा, और बिग बाज़ार का जो था रिटेल 3.0 उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ और कैसे वो फेल हुआ। तो उसको जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्विजिशन, सबसे पहले एक्विजिशन इसका जो हुआ फ्यूचर ग्रुप का, वो काफ़ी रैपिड में हुआ, काफ़ी जल्दीबाजी में हुआ। सबसे पहले जैसे कि नीलग्रीस बोल के एक रिटेल चेन है जो कि एक्विजिशन हुआ था, उसके बाद तुरंत एक्विजिशन हो गया ईजी डे का, उसके बाद तुरंत एक्विजिशन हो गया हेरिटेज का जो कि 2014 में हुआ था, फिर वो 300 करोड़ के आसपास का हुआ था, फिर ईजी डे 2015 में हुआ, एक साल बाद ही वो जो कि 500 करोड़ में हो गया, और हेरिटेज का 2016 का डील था जो कि 295 करोड़ के आसपास का डील था। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिग बाज़ार का जो भी यहाँ पे एक्विजिशन हुआ रिटेल 3.0, तो वो क्यों फेल हुआ, ठीक है ना। तो वो उसका फेल होने का रीज़न क्या है, सबसे पहले 999 का एक एनुअल फ़ी का आपको लोगों को पता होगा, बहुत जगह में इसका ऐड भी आप लोग देखे होंगे कि 999 का एक ऑफ़र निकाला हुआ था। अगर आप 999 का एक मेंबरशिप लेते हो तो साल भर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये वाला चीज़ आपको पता होगा, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हो पाया लोगों के द्वारा, क्यों बोले कि यार 999 में लेके खाली 10% के लिए कितना होगा, मतलब वो लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 99,000 का 9,000 का लगभग का शॉपिंग खाली हो रहा है, उसके लिए 999 क्यों हम लोग पे करें। ऐसे ही तो हम लोग का, ऐसे ही रिलायंस में चले जाओ या बिग बाजार में चले जाओ, ऐसे ही तो ऑफर रहता ही है। करेक्ट। तो ये वाला एक्सेप्ट हुआ ही नहीं। तो सेकंड प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ गया, जो फ्यूचर कंज्यूमर, ऑलरेडी हम लोग का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। फ्यूचर कंज्यूमर का जितना प्रोडक्ट है उसका काफ़ी सारा प्रोडक्ट में क्वालिटी का इशू रहा, ठीक है ना। वो बहुत नीच सेगमेंट में वो फोकस कर रहा था, जैसे कि कुछ बहुत टाइप का सत्तू में मेरा जो था, मेरा जो मैं देखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सेगमेंट का सत्तू, बहुत सेगमेंट का आटा उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत कम दाम में उसको मिल रहा था, बट उसमें क्वालिटी का इशू आया हुआ था, सो दैट इसमें उसका जो भी विजन था उसमें फेल होने के लिए दिखा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट आ जाता है लार्ज इन्वेंट्री प्लानिंग। बहुत जैसे कि इन्वेंट्री ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि आपका आपका इन्वेंटरी में ज़्यादा रनिंग होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा माल गोदाम में या गोडाउन में नहीं रहना चाहिए। वो होता है सबसे अच्छा सप्लाई चेन का मैनेजमेंट। और वहाँ पे जो भी सप्लाई चेन का हम लोग को व्यूअर्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को पता ही होगा ये सब चीज़ कि कम इन्वेंटरी में रनिंग जितना होगा और जितना गोडाउन में माल कम रहेगा और वहाँ पे प्रोडक्शन या जो भी रिटेल का डिमांड है वो नहीं घटेगा, उतना अच्छा होता है फॉर द सप्लाई चेन। बट इसमें ये थोड़ा सा फेल हो गया। करेक्ट। और इन्वेंटरी जब भी फेल होता है तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत सारे प्रोडक्शन इंडस्ट्री में लॉकडाउन के कारण इतना इन्वेंट्री हो गया है कि दिमाग उन लोग का ख़राब हो चुका है, उन लोग का सेलिंग भी नहीं हो रहा है, ऊपर से कैश फ्लो नेगेटिव के बाद उसमें काम भी होना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री इज़ द ग्रेट थिंग फॉर द रिटेल सप्लाई चेन, राइट। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं कि जो भी रेंटल लेता था, जो कंपनी रेंटिंग में जो भी चीज़ लेता था उसका, जैसे बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में उसका एक पूरा नीचे वाला जो भी स्टेयर है, जो भी नीचे वाला फ्लोर है वो पूरा ले लेता था, तो उसके बाद उसका जो रेंटल कॉस्ट है बहुत बढ़ जाता था, ठीक है। जो कि 2 to 3% होना चाहिए ऑन एन आइडियल नॉर्मल रिटेल शॉप का एक रेंटल एक्सपेंडिचर, ये लेकिन 10% से ऊपर चला गया था, ठीक है।
तो इसमें लगभग 5 गुना के एक्स्ट्रा अगर खर्चा करेगा तो कंपनी का उसी सेगमेंट में, तो उसका खर्चा तो बढ़ेगा ना, और उसमें अगर खर्चा बढ़ेगा तो उसका मार्जिन धीरे धीरे घटता जाएगा। करेक्ट। उसके बाद सीधा सा बात है, आप लोग को ये भी चीज़ पता है, कोविड-19 का इफेक्ट, मॉल जाना पूरा बंद हो गया, ठीक है। फिर फ्यूचर ग्रुप का वहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का भी ऑप्शन आया था, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाया। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और रिलायंस स्मार्ट का सबसे ज़्यादा उसमें पेनिट्रेशन आ गया, और उसमें लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने लग गए। माना कि सब रिलायंस जियो मार्ट उतना सक्सेसफुल नहीं था, बिकॉज आप लोग ट्विटर में देख सकते हो कि कितना सारा प्रॉब्लम हुआ था ऑनलाइन डिलीवरी में जियो मार्ट का। उसके बाद जियो, मेरा खुद का भी उसमें मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है उसमें, और उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट कोविड-19 का इफेक्ट के कारण बिग बाज़ार का जितना रिटेल चेन शॉपिंग मॉल का इफेक्ट तो आया हुआ है। करेक्ट। तो ये था हम लोग का रिटेल 3.0 क्यों फेल हुआ। करेक्ट। उसके बाद एक्विजिशन के बाद क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग का जो आज का टॉपिक का, उसमें मैं बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद है टाटा स्टील बीएसएल का डील जो कि 2019 में हुआ था, अप्रैल के एंड में, मई के फर्स्ट में। उसके बाद क्या हुआ था सिचुएशन, आप लोग एक बार देख सकते हो, मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा क्या सिचुएशन हुआ था। और ये रेप्लिका होगा यहाँ पे, मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी डेट था बीएसएल का, जो हम लोग भूषण स्टील लिमिटेड का, फिर उसको टाटा स्टील पे किया, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आ रहा है। और यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न था मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोग का चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप लोग जो हायर दिखेंगे, जो एज का मोमेंट आप लोग दिख रहा होगा, वो दिसंबर का आसपास का दिख रहा होगा, जब दिमाग सबका न्यूज में आ गया, और कि उसमें जब तक न्यूज में आया था लेकिन एक्विजिशन नहीं हुआ था, तब आपका जो भी प्राइस था वो 45.75 के आसपास का था, ठीक है। उसके बाद सीधा जब एक्विजिशन हुआ तब 34.30 में आ चुका था, ठीक है। और अभी 20-21 के आसपास चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और लगभग 20 के नीचे भी आ चुका था, आप सॉरी, और थोड़ा सा अभी रिकवरी हुआ, मार्केट रिकवरी जो हुआ, तो ये बीएसएल में रिकवरी हुआ तो 20 के ऊपर चढ़ा था, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये वाला जो चार्ट का रेप्लिका है, ये पूरा रिपीट करने वाला है। ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ लास्ट 1 साल का। तो 1 साल के बीच में ही आपका मतलब सॉरी, ये लगभग 2 साल का आसपास का है। तो 2 साल में ही आपका मतलब अप्रैल का ही चार्ट वहाँ पे आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक्सपेक्टेशन। तो जो भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, लगभग सेम चार्ट पैटर्न आप लोग को दिख जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर देखने के लिए, फ्यूचर ग्रुप में सबसे पहले डेट तो 13,000 करोड़ का है, अभी तक का जितना दर्ज हुआ है 13,000 करोड़ का डेट है। उसके बाद सीधा सा हम लोग को देखना है कि रिलायंस को 27,000 करोड़ का जो डील होने वाला, 27,000 करोड़ का होने वाला है। तो 27,000 करोड़ का डील होगा, मतलब आपको रिलायंस को तो 27,000 करोड़ पे करना है टू बाय द फ्यूचर ग्रुप होल बिजनेस, करेक्ट। उसके बाद भी 13,000 करोड़ एक्स्ट्रा देना है फॉर देयर डेट, मतलब 40,000 करोड़ का आसपास का डील हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 27 के बाद 13,000 करोड़ भी एक टाइप का उसका ही लिएबिलिटी आ जाएगा रिलायंस के पास। उसके बाद किशोर बियानी जो भी रिटेल बिजनेस का किंग बोला जाता था, वो पूरा एग्जिट हो जाएंगे रिटेल बिजनेस से, करेक्ट। और क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाए, तो उसी हिसाब से उनको भी चेंज होना पड़ सकता है। और वो कौन सा बिज़नेस में करेंगे, कौन सा बिज़नेस में आगे अपना स्टेप लेंगे, वो आगे टाइम पे पता चलेगा, करेक्ट। उसके बाद 2 मेजर प्लेयर बच जाएंगे ऑन द केस ऑफ द रिटेल बिजनेस। मैं फैशन के बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फैशन में ऑलरेडी आदित्य बिरला ऑलरेडी उसमें फुटफॉल है उसका। मैं आपका जो भी ग्रॉसरी सेगमेंट, जो मतलब रिटेल सेगमेंट प्रॉपर घराना सामान जो को बोलते हैं, उसके ऊपर अगर 2 ही मेजर प्लेयर रहेगा, एक रहेगा रिलायंस रिटेल और दूसरा रहेगा डी मार्ट, जो हम लोग का एवेन्यू सुपरमार्ट और दामानी साहब का, राइट। उसके बाद वहाँ पे वर्चुअल सुपरमार्ट कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है ट्रेंड में, जो कि जैसे कि आप लोग जो जैसे गेम खेलते हैं वर्चुअल, आपका उसको क्या बोलते हैं, मेरे को हम याद नहीं आ रहा, जो आपका ग्लासेस लगा के, उसमें स्मार्ट ग्लासेस जो बोलते हैं, स्मार्ट ग्लासेस लगा के आप यहाँ से बैठ के, घर में बैठ के आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर सकते हो, आप कार्ट में ऐड कर सकते हो, आपका घर में डिलीवर हो जाएगा और आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा पैसा। तो इसी कॉन्सेप्ट में आपका चलेगा। आपको लगेगा कि आप वर्चुअली वहाँ पे जाके रिटेल शॉप में जाके आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंस
फाइनेंसिंग भी बढ़ेगा, वो सब चीज़ हो जाएगा। हम लोग आ चुके हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेस का। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें कैसा पैटर्न है, इसमें शेयर होल्डिंग का क्या पैटर्न है। जैसे कि प्रोमोटर यहाँ पे 50% यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे FIA का बहुत कम शेयर है जो कि 1.51 है। उसके बाद DIA का 3.02 हो गया और पब्लिक के पास 44% है। मानना पड़ेगा, हम लोग लगभग आसपास का मालिक है यहाँ पे, करेक्ट। तो जो सपाट हम लोग सीधा लाइन पे चलते हैं और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि जो डेट है ये एक ही खाली आपका फ्यूचर एंटरप्राइजेस का डेट है, बाकी सब मिला के जैसे कि आप लोगों को बताया 13,000 करोड़ का आसपास का डेट है, करेक्ट। और यहाँ पे बाकी सब तो आप लोग को दिख गया। और अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अगर हम लोग चलेंगे तो ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहा है, बट इसका जो कैश फ्लो है नेगेटिव में है। बट अभी नया ऑपरेशन आ रहा है, नया ऑपरेशन के बाद ये थोड़ा सुधारने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, बट कंप्लीट बुलिश ट्रेंड अभी तक नहीं आया है, अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है। और 1 वीक के हिसाब से भी ये एक बार ओवरसोल्ड जोन में आने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब और एक बार प्राइस थोड़ा गिरावट आ सकता है। और 1 मंथ में भी सेम हालत है, अभी तक कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं है। तो वॉल्यूम के साथ हम लोग टैली कर रहे हैं और यहाँ पे देखिएगा कि वॉल्यूम एकदम नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है। तो जब तक ये एक्विजिशन के बाद उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करता है तब तक का सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। टेक्निकल एनालिसिस उसमें करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑन द न्यूज। और यहाँ पे आप लोग को कैसा डिसीजन लेना है सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक भी कर दीजिए, सो दैट मैं आपका जो हौसला मेरे साथ बने रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।